नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो हमारी क्लास अभी कंटिन्यू चल रही है नेटिव स्टेट्स क्षेत्रीय राज्य बंगाल को लेकर के, आज उसका आखिरी पड़ाव होगा और बंगाल के बारे में आप अब तक जो जानकारी प्राप्त किए हैं उसके साथ आज कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ अपनी इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो कल तक की क्लास में हमने और आपने देखा कि किस तरह प्लासी का युद्ध हो रहा है। षड्यंत्रों भरा यह युद्ध था। इस युद्ध में किस तरह से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ लोगों ने गद्दारी की, देश के साथ गद्दारी की, मुल्क के साथ गद्दारी की और परिणाम की प्लासी का जंग नवाब सिराजुद्दौला हार गया। प्लासी की जंग के बाद यानी कि सिराजुद्दौला की हार के बाद, मृत्यु के बाद, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। तो अब यहां पर मीर जाफर से कहानी शुरू होगी। मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया और कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा चाटुकार था। इस शब्द में तनिक भी कोई गलती नहीं है और यह सत्यता है। इसलिए कहा जाता है कि एक दरबारी ने मीर जाफर का नाम कर्नल क्लाइव का गधा रखा, तो इसको कर्नल क्लाइव का गधा भी कहा जाता था। आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए, कर्नल कर्नल क्लाइव का कर्नल क्लाइव का गधा, एक बार प्रश्न आया भी था, गधा भी कहा जाता था। खैर जो भी है, अब अंग्रेजों की जरूरतों को मीर जाफर पूरा करेगा। मीर जाफर ढेरों सारी धन दौलत संपत्ति बहुत कुछ अंग्रेजों को दे दिए। अंग्रेजों ने कहा क्या नवाब है, क्या नवाब है, ऐसा ही नवाब मुझे चाहिए था। मीर जाफर लुटाता रहा, अंग्रेज लूटते रहे, बंगाल लुटता रहा। लेकिन यह प्रक्रिया कब तक? और यहां पर अंग्रेजों ने एक और गेम खेला। दरअसल मीर जाफर कुछ लोगों को पसंद नहीं करता था। जैसे आप यहां पर देखेंगे, इस सब नामों को आप पॉइंट आउट करिएगा जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं यहां पर पॉइंट आउट कर रहा हूं। आप यहां पर देखिए, बिहार प्रांत के शासक जिनका नाम था राम नारायण। इसके साथ ही साथ अगला नाम लिखिएगा, उड़ीसा के राजा राम, उड़ीसा प्रांत के राजा राम। और तीसरा लिखिएगा पूर्णिया में युगल सिंह। अब ये तीन नाम ऐसे हैं जिनका जो है मीर जाफर से अच्छा रिलेशन नहीं था। राम नारायण की अगर हम बात करें तो ये अलीवर्दी खां के सपोर्टर रहे। उनके समय जो है बहुत उनके पक्ष के थे, उनके फेवर के थे जब पहले वो शासक रहा करते थे। तो इससे मीर जाफर का रिलेशन अच्छा नहीं था और अलीवर्दी खां के वंशजों का बड़ा अच्छा सपोर्टर रहे राम नारायण। तो इससे जो है मीर जाफर राम नारायण का रिलेशन अच्छा नहीं था। राजा राम का भी रिलेशन मीर जाफर से अच्छा नहीं था। और पूर्णिया के जो युगल सिंह थे, उनसे भी इनका रिलेशन अच्छा नहीं था। तो मीर जाफर इन लोगों को पदच्युत करना चाहता था, सत्ता से हटाना चाहता था। लेकिन ये जो थे तीनों, इनको भी अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। अब मीर जाफर कैसे हटाए जब अंग्रेजों का संरक्षण इनको प्राप्त था? तो अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर से इस बात को रखा कि इस प्रकार की गलती ना करो और ये भी वफादार हैं, इनको आप एक साथ रखो। तो अब ये मीर जाफर हटा नहीं पाया, लेकिन अंग्रेज यहां पर एक गेम कर गए। अंग्रेजों ने इसमें क्या किया, अपने सामदाम दंडभेद की नीति के तहत राम नारायण, राजा राम, युगल, इनको मीर जाफर के अगेंस्ट भड़काता रहा और मीर जाफर को इनके अगेंस्ट भड़काता रहा और किसी को हटाया नहीं, बस एक दूसरे के दिलों में आग जलाता रहा। और परिणाम यह हुआ कि यहीं पर अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसको खंडित करने का प्रयास किया और कहा जा सकता है कि बांटो और राज करो की नीति का सूत्रपात कर दिया अंग्रेजों ने। तो आप यहां पर लिखिएगा कि बांटो और राज करो की नीति का सूत्रपात, राज करो की नीति का सूत्रपात। तो यहां पर अंग्रेजों ने कर दिया। इसके बाद आंतरिक विद्रोह होते रहे। मीर जाफर अंग्रेजों को धन दौलत लुटाता रहा।
इसी बीच आप देखेंगे कि 25 फरवरी, इस डेट को जरा पॉइंट आउट कर लीजिएगा, 25 फरवरी 1760 ईस्वी को आप देखेंगे क्लाइव इंग्लैंड चला गया। क्लाइव इंग्लैंड चला गया। कहां चला गया? इंग्लैंड। और इसकी जगह पर अस्थाई गवर्नर बंगाल का कौन बना? हॉलवेल बना। हॉलवेल। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ये वही हॉलवेल था, आपको याद होगा। तो हॉलवेल लिखिए, हॉलवेल हो गया है, हॉलवेल लिखिए, हॉलवेल अस्थाई गवर्नर बना। अब हॉलवेल मीर जाफर से धन दौलत लूटता रहा और मीर जाफर लुटाते रहे। यह प्रक्रिया पूरी चलती रही और अंततः एक समय ऐसा आया कि मीर जाफर अब मतलब कि उस स्थिति में नहीं थे कि अंग्रेजों को ढेरों सारी धन दौलत दे। इससे लोग दुखी और नाराज होने लगे। अंततः स्थायी गवर्नर के रूप में, परमानेंट स्थायी गवर्नर के रूप में, स्थायी गवर्नर के रूप में वेंसिटार्ट आया। वेंसिटार्ट का आगमन हुआ। अब जब वेंसिटार्ट का आगमन हुआ तो वेंसिटार्ट जो है मीर जाफर की आदतों से खिन्न रहने लगा, क्योंकि मीर जाफर को जितना सब कुछ था लुटाना लुटा दिए थे, अब कुछ लुटाने को था नहीं और अंग्रेजों को लूटने की आदत लग गई थी। तो ऐसे में वेंस्टार्ट जो था वह अब मीर जाफर को गद्दी से हटाना चाह रहा था और मीर जाफर को गद्दी से हटाने से पहले एक दूसरे व्यक्ति को नवाब के रूप में लाना चाह रहा था, जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम बहुत योग्य था, इसमें कोई संदेह नहीं है। मीर कासिम बहुत योग्य था और वह जो है निश्चित रूप से अब तक के नवाबों में सबसे श्रेष्ठ साबित होगा। लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों को तरह तरह के वादे किया हुआ था कि जब मैं बंगाल का नवाब बनूंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सारी चीजें। और अंततः हुआ क्या कि 1760 ईस्वी में आप देखेंगे कि मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया गया। गद्दी से यानी सत्ता से हटा दिया गया और इसकी जगह पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल का नवाब। अब जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बनेगा, यानी कि मीर जाफर का सत्ता से हटना 1760 में और 1760 में मीर कासिम का बंगाल का नवाब बनना, ये आप देखेंगे कि 1760 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। 1760 की क्रांति। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि मीर जाफर का बंगाल के नवाब से पहली बार मीर जाफर एक बार और नवाब बनेगा आगे चलकर। ये मीर जाफर का पहली बार बंगाल के नवाब के पद से हटना और मीर कासिम का बंगाल के नवाब के पद पर आसीन होना 1760 ईस्वी की बात है। इसी को 1760 की क्रांति के रूप में जाना जाता है और इसकी इंटरप्रिटेशन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं मीर कासिम के पास। मीर कासिम 1760 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी तक यह बंगाल का नवाब रहा। ठीक है। कहा जाता है कि बहुत दूर दृष्टिकोण का था। अंग्रेजों को कई तरह के वादे इसने किए, लेकिन अंग्रेजों को जितने भी सारे वादे किए थे वह सिर्फ उनको मूर्ख बनाने के लिए। हालांकि इसने कुछ धन दौलत अंग्रेजों को दी। वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इन तीनों जगहों की जो है जागीरदारी और राजस्व सब पर अधिकार जो है इसने दे दिया। किसको? अंग्रेजों को। इन अंग्रेजों के पेट कहां भरने वाले थे। और जब अंग्रेज लगातार परेशान करने लगे तब मीर कासिम अपना रुख अपनाता है और अब अंग्रेजों के अगेंस्ट में कार्य करेगा। तो सबसे पहले इसने क्या किया, जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद, अब मुर्शिदाबाद से राजधानी को हटाएगा क्योंकि वह अंग्रेजों के रेंज में था। तो इसने सबसे पहला कार्य क्या किया, राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की? मुंगेर। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी
किसने शिफ्ट की थी? तो मीर कासिम ने। और ठीक यही कहानी आप याद करिएगा कि जब मुर्शीद कुली खां हम लोग पढ़ रहे थे तो उसने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी शिफ्ट की थी, बट मीर कासिम ने कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। यहां पर इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां पर शिफ्ट कर दी? मुंगेर शिफ्ट कर दी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात देखेंगे आप। इसके अलावा अभी अंग्रेजों से और भी कई सारे कार्य करेगा, लेकिन बंगाल में जब ये नवाब बना, योग्य नवाब था, तो इसने कई प्रकार के सुधार भी किए। इसने एक प्रकार का कर लगाया, आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिए, खिजरी जमा कर। खिजरी जमा कर यह कैसा कर था? अधिकारियों द्वारा जो बचत किया जाता था उस पर कर लगता था। अधिकारियों द्वारा बचत किए गए धन पर कर, किए गए धन पर कर। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों को दस्तक मिला हुआ था। दस्तक यानी कि एक परमिट था, ठीक है, जिसको दिखा करके वो करमुक्त व्यापार करते थे, उन पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता था, ठीक है, दस्तक। तो मीर कासिम ने देखा कि अंग्रेज जो है दस्तक दिखा करके व्यापार करते हैं, सीमा शुल्क देते नहीं हैं। इसके अलावा वो और अंग्रेज क्या करते थे? उस दस्तक का दुरुपयोग करते थे। दुरुपयोग कैसे करते थे? कि अपने उस दस्तक को किसी भारतीय व्यापारी को दे देते थे। अब जब भारतीय व्यापारी को दे देंगे तो वह भी व्यापारी उस दस्तक को दिखाएगा और वह भी सीमा शुल्क नहीं देगा। अब आप कहोगे सर कि जब भारतीय व्यापारी सीमा शुल्क नहीं देगा, ये तो अच्छी बात हुई। अच्छी बात नहीं हुई। देखिए होता क्या है कि जो रेवेन्यू, जो राजस्व आता है, इन्हीं लोगों से आता है। अब इसमें अंग्रेज क्या करते थे कि भारतीय व्यापारी को दे देते थे उस दस्तक को, और उसको दिखा करके जो है वह एंट्री कर जाता था, सीमा शुल्क देता नहीं था। लेकिन अंग्रेज भारतीयों के रिश्तेदार तो थे नहीं, तो क्या करते थे? जिसको सीमा शुल्क दस्तक देते थे उससे अच्छी खासी रकम ले लेते थे। तो सोचिए हमारे देश का पैसा क्या हो रहा है, ठीक है। एक तो जो टैक्स मिलता है, जो कर मिलता है, वह फिर हमें लोगों के ऊपर खर्च होता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एक तो हम कर दे नहीं रहे हैं और दूसरे जो पैसा है उसको हम अंग्रेजों को दे रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, अलग बात है कि वो दस्तक का प्रयोग इसलिए करते थे कि अगर सीमा शुल्क 100 रुपए है तो अंग्रेज उनसे 50 रुपए ही लेते थे, तो व्यापारियों की 50 रुपए की बचत हो जाती थी। लेकिन नुकसान तो कर रहे हो ना साहब। अगर वो आप 100 रुपए नवाब को देते तो नवाब आपके ऊपर ही खर्च करता, लेकिन ये 50 रुपए जो आप इनको दे रहे हैं ये आपके ऊपर खर्च थोड़ी होने वाला है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मीर कासिम बड़ा परेशान हुआ। तो उसने किया क्या? जब उसने देखा कि दस्तक का लगातार उपयोग हो रहा है तो उसने मतलब पूरे आंतरिक व्यापार पर जो कर लगता था, ठीक है, उस कर को समाप्त कर दिया। तो दस्तक के दुरुपयोग के कारण, दस्तक के दुरुपयोग के कारण आंतरिक व्यापार यानी कि कर को समाप्त कर दिया, कब किया? 1763 में। अब ये सब अंग्रेजों को बड़ा बुरा लगेगा, ठीक है। इसके बाद अब अंग्रेज बौखला गए। अब अंग्रेज निश्चित रूप से डिस्प्यूट होगा। अंग्रेज अब इसके अगेंस्ट में तैयारी करने लगे। 1763 की कहानी। तो फिर इसने क्या किया कि अपने सेना का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। सेना का आधुनिकीकरण। और इसके लिए इसने क्या किया? एक जर्मन है, बहुत मतलब बुद्धिमान था, वाल्टर रेन, नाम लिख लीजिएगा, वाल्टर रेन हार्ड। इसे समरू के नाम से जाना जाता है, समरू के नाम से। तो वाल्टर रेन को इसने क्या किया? अपनी तरफ मिलाया जर्मन अधिकारी को, और उसके माध्यम से यानी कि समरू के माध्यम से, वाल्टर रेन को समरू के नाम से भी जाना जाता है, और समरू के माध्यम से सेना का आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज एकदम पागल हो गए। अंग्रेजों को लगा यार कि अब क्या किया जाए, अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब अंग्रेजों ने नया खेल खेला कि ऐसा है कि इससे बढ़िया तो मीर जाफर ही था, ये तो बहुत बड़ा
तीसमारखा निकला, तब अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में अब एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया कि मीर कासिम को सत्ता के पद से हटाएगा और उसकी जगह पर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाएगा। अब ये सब सारी कहानी शुरू हो रही है कि अब डिस्प्यूट अंग्रेजों से हो गया है। अब देखिए और क्या परिस्थितियां बनेंगी। तो यहां पर हेडिंग लिखिएगा, अंग्रेज तथा मीर कासिम के बीच मतभेद। अंग्रेज तथा मीर कासिम के बीच मतभेद। अंग्रेज तथा मीर कासिम के बीच मतभेद। अब इसमें देखिए 2-3 बातें। एक व्यक्ति है जिसका नाम लिखिएगा राम नारायण, ठीक है। ये बिहार का उप सूबेदार है। कहानी को सुनिएगा, हमें भी याद नहीं रहता लेकिन आपको पूरी बात बताने का प्रयास करता हूं। बिहार का सूबेदार, ठीक है, राम नारायण, ठीक है। इसका और मीर कासिम से रिलेशन अच्छा नहीं था। इसने कई तरह की गद्दारी वाले कार्य किए। तो मीर कासिम ने क्या किया था, राम नारायण को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, लेकिन राम नारायण को संरक्षण किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। संरक्षण किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। बाद में मीर कासिम का दबाव बना और कहा जाता है कि वेनस्टार्ट जो था गवर्नर, ठीक है, उसने इसको मीर कासिम को सौंप दिया। तो फिर इसके बाद यहां पर मैं लिख सकता हूं वेनस्टार्ट द्वारा मीर कासिम को सौंप दिया जाना। जब बाद में दबाव बना तो मीर कासिम को सौंपा गया, ठीक है। और मीर कासिम ने क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी, छोटा कर दिया, बात समझिएगा। अब जब हत्या कर दी तो अंग्रेजों को ये बात और बुरी लगी कि जब एक बार हमारी बात हो गई और हमने राम नारायण को सौंप दिया मीर कासिम को, तो मीर कासिम ने ऐसा कर दिया। फिर कहानी बढ़ी। अब एक नया मोड़ और आ जाता है। पटना का एक अधिकारी है एलिस ने क्या किया? पटना पर आक्रमण किया और पटना को अपने नियंत्रण में ले लिया। ध्यान दीजिएगा, एलिस द्वारा पटना पर अधिकार। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि मीर कासिम ने पुनः पटना को अपने नियंत्रण में ले लिया। किंतु मीर कासिम द्वारा पुनः पटना पर अधिकार। और कहा जाता है कि कई सारी अंग्रेजों को मीर कासिम ने गिरफ्तार कर लिया और अंततः आप देखेंगे कि समरू के कथनानुसार, समरू के कहने से इसने अंग्रेजों की हत्या भी कर दी। मीर कासिम ने अंग्रेजों की हत्या कर दी। तो ये कहानी बनी और परिणाम ये हुआ कि अब नया कहानी शुरू हुई हो कि अब जो है बंगाल के नवाब के पद से मीर कासिम को पदच्युत कर दिया जाता है और इसकी जगह पर बंगाल का नवाब किसे बनाया जाता है? पुनः मीर जाफर को। तो एक बार पुनः मीर जाफर बंगाल का नवाब बनेगा। तो मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना। और ये कब बना भाई? 1763 से लेकर के और 1765 की प्रारंभिक समय तक। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बना साहब, तो इसने नमक कर यानी कि 2.5% को छोड़कर सभी कर मुक्त कर दिए। यानी कि नमक कर के अलावा सभी करों से मुक्ति दे दी अंग्रेजों को। नमक कर के अलावा सभी करों को मुक्त कर दिया। नमक कर के अलावा सभी करों को मुक्त कर दिया। और किसने किया? मीर जाफर ने। अब इसके बाद चूंकि ये सब कहानी हो गई और अब मीर कासिम को डिसमिस कर दिया गया, मीर कासिम को हटा दिया गया, तो अब मीर कासिम जो है पुनः अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के अगेंस्ट में होगा और अंग्रेज मीर कासिम को सदैव के लिए समाप्त करने के लिए उसके अगेंस्ट में होंगे। परिणाम ये होगा बक्सर का युद्ध।
अब यहां लिखिए बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। और यहां पर आपको देखना है कि हुआ क्या कि मीर कासिम जो है वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सहायता की मांग करता है, और इसके अलावा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय उस समय होता है, उससे भी सहायता की मांग करता है। और अच्छी बात है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला दोनों ने जो है यहां पर मीर कासिम को सहायता देने का वचन दिया। हालांकि आगे चल करके कई सारी परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ कुछ शर्तों को लेकर के मनमुटाव होगा, जिसका एक अलग परिणाम होगा। लेकिन फिर भी इस बक्सर के युद्ध में आप देखेंगे कि मीर कासिम का साथ कौन दे रहा है, कौन कौन बताएगा। मीर कासिम, इनके साथ शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब हैं, मैं यहां लिख देता हूं अवध नवाब ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहां आप देखेंगे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये आपके मुगल बादशाह हैं। और दूसरी तरफ गवर्नर वेनस्टार्ट, और इनका कमांडर इन चीफ हेक्टर मुनरो ये सेनापति था। कहा जाता है कि जबरदस्त रण हुआ, और इस रण का परिणाम ये होता है कि अंग्रेजों की विजय हो जाती है। अंग्रेजों की ये जो विजय थी, ये विजय कोई सामान्य विजय नहीं थी। देखिए, जहां प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिर्फ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था, और वो भी सिराजुद्दौला के जो लोग थे उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ धोखा दिया, गद्दारी की। वही बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने प्लासी की तरह लड़ाई नहीं लड़ी थी, खुल करके यहां पर मुकाबला हुआ। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, सब एक साथ, और दूसरी तरफ अंग्रेज और कुछ षड्यंत्रकारी उनके साथ। और इस रण में अंग्रेजों ने मीर कासिम को ही पराजित नहीं किया, बल्कि शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को भी पराजित कर दिया। एक साथ तीन बड़ी शक्तियों को पराजित करने का मतलब कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने सिद्ध कर दिया कि हिंदुस्तान में अब उसके अलावा कोई और नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित बक्सर युद्ध के बाद ही हुई। हालांकि वैसे तो प्लासी के युद्ध के दौरान हो चुका था, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो बक्सर के युद्ध के बाद हुई। तो आप यहां पर देखेंगे कि 1764 में बक्सर के युद्ध समाप्त हो जाता है। यहां पर आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित। वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित। अब ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई, बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद बंगाल का नवाब, इस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर ही था, ठीक है, मीर जाफर था। लेकिन 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। तो मीर जाफर की जब मृत्यु हो जाए 1765 में, उसके बाद उसका बेटा नजमुद्दौला नवाब बना। तो नजमुद्दौला बंगाल का साहब क्या बनेगा? नवाब बनेगा। अब देखिए, जब नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बनेगा, इधर दो तीन चीजें आप देखिए। वेनिस्टार्ट का कार्यकाल भी समाप्त हुआ, वेनिस्टार्ट गए। रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया। रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना। तो अब यहां पर देखिए कि रॉबर्ट क्लाइव आ चुका है बक्सर के युद्ध के बाद, और बंगाल का नवाब कौन बन रहा है? नजमुद्दौला। अब रॉबर्ट क्लाइव खेल खेलेगा। पहले खेल क्या खेलेगा? पहले तो जो आप देखेंगे कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला हैं,
और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हैं, पहले उनके साथ रॉबर्ट क्लाइव काम करेगा। काम क्या करेगा कि पहले उनसे पारितोषिक लेगा। तो देखिए हुआ क्या, रॉबर्ट क्लाइव और इन लोगों के बीच में जो संधि और समझौता हुई उसको इतिहास में इलाहाबाद की संधि के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हेडिंग इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की जो संधि थी, ठीक है, आप यहां पर देखेंगे दो संधियां हुई। एक संधि होगा जो 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, किसके साथ? मुगल बादशाह के साथ, मुगल बादशाह। और दूसरी संधि ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को किसके साथ? शुजाउद्दौला के साथ, शुजाउद्दौला के साथ। तो ये प्रथम संधि है और ये द्वितीय संधि। आइए प्रथम संधि की बात करते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की प्रथम संधि। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि में आप पॉइंट लिखिएगा 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि की जो महत्वपूर्ण बातें थी, किसके किसके बीच हुआ, ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, यहां पर जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव की मध्य यह संधि हुई। लेकिन इन संधि की जो है जो पेज थे उस पर हस्ताक्षर नजमुद्दौला ने भी किया था। नजमुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, ठीक है, नजमुद्दौला ने इस पर हस्ताक्षर किए। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है किसका किसका हस्ताक्षर था, तो नजमुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव का हस्ताक्षर था, ठीक है। इस संधि की शर्तों के अनुसार देखिए, नंबर 1 पॉइंट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त, अंग्रेजों को प्राप्त। दूसरा पॉइंट, अंग्रेजों ने अवध के नवाब से, यहां पर ध्यान रखिएगा अवध के नवाब मैं बोल रहा हूं, अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र बादशाह को दे दिया, बादशाह को दे दिया। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसके अलावा बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। बादशाह रोने लगे होंगे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले रहे हो, हमारे पास क्या आएगा। तुमने कहा टेंशन ना लो, तुमको मैं इलाहाबाद और कड़ा दे देता हूं अवध से लेकर के, और 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। इनको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया। इसके अलावा उत्तरी सरकार की जागीर भी दे दी, उत्तरी सरकार की जागीर दी। अंग्रेजों ने कहा बहुत मदद करने आए थे मीर कासिम का, आराम से रह नहीं पा रहे थे, उत्तरी सरकार की जागीर भी दी। ये तो आपको इलाहाबाद की पहली संधि रही। अब आइए इलाहाबाद की दूसरी संधि पर बात करते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की दूसरी संधि ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को। कहानी सेम हुई, किसके किसके बीच? शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। यहां पर बंगाल के नवाब के हस्ताक्षर की बात नहीं है। इसमें क्या क्या हुआ भाई, शर्त देखिए। अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला से कहा कि जो बक्सर का युद्ध हमने लड़ा है ना, उसमें बहुत पैसे खर्च हुए हैं, और वो पैसे इसलिए खर्च हुए कि तुम लोगों की वजह से, तुम लोग बहुत लड़ने आए थे,
तो उस खर्च की भरपाई करो। तो 50 लाख रुपए जुर्माना लगाया। सोचिए, 50 लाख जुर्माना। ठीक है। इसके अलावा जो चुनार का दुर्ग है वह भी अंग्रेजों ने ले लिया। चुनार का दुर्ग अंग्रेजों ने लिया। इसके साथ ही साथ वाराणसी प्लस गाजीपुर, वाराणसी और गाजीपुर ये तो था मतलब अवध के नवाब के अधीन ही रहेगा। लेकिन यह जो है अंग्रेजी संरक्षण में रहेगा। किस संरक्षण में? अंग्रेजी संरक्षण में। अधिकार तो उनका है लेकिन अंग्रेजी संरक्षण में रहेगा। और अंग्रेजी संरक्षण के अंतर्गत संरक्षक अंग्रेजों ने किसको नियुक्त किया था? तो संरक्षक के रूप में नाम लीजिए बलवंत सिंह। ये सब कहानी आपको आगे जब विस्तार से मैं बताऊंगा, जब मैं आपको अवध बताऊंगा कि अवध का इतिहास अलग से जब मैं आपको बताऊंगा तब इन सब स्टोरी को बताऊंगा। तो 50 लाख का जो है हर्जाना, क्या कहते हैं, हर्जाना लिया। ये जुर्माना सही नहीं है, हर्जाना सही है। दुर्ग, वाराणसी, गाजीपुर में अपना संरक्षक नियुक्त किया। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि इन्हीं से जो है क्या लिया था? इलाहाबाद और कड़ा, जो कि बादशाह को दिया था। तो इन्हीं से इलाहाबाद और कड़ा लिया था। सोचिए क्या जरूरत थी लड़ने की जब जीत नहीं पाते हैं। ठीक है। इतना करने के बाद एक बात और सुनिएगा। इतना करने के बाद इसने अवध में, ठीक है, जो दूसरी संधि हुई थी, इसने अवध में अब ये कहा कि आप मतलब कि ये लोग दोबारा से हरकत ना करें, तो अब अवध में एक सेना अपनी रखेगा। ठीक है। तो अवध में एक रेजिमेंट रखेगा। अवध में एक रेजिमेंट रखेगा। अब इतनी सारी बातें हो रही हैं तो आप कहोगे कि सर जब इतनी सारी बातें कर लिया तो अवध को फिर अंग्रेजी राज्य का हिस्सा क्यों नहीं बना लिया गया? अवध को अंग्रेजों ने जीत क्यों नहीं लिया, मतलब अपने अधीन क्यों नहीं कर लिया? नहीं, अंग्रेज अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस चीज को देखिएगा, यह एक ऐसा समय चल रहा है, आप इसको बात को ध्यान में रखेंगे कि भले मराठा 1761 में पराजित हो चुके हैं, मराठे 1761 में पराजित हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खत्म है, अभी भी वो अस्तित्व में हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अगर आप यहां पर देखिए, इस मैप को मैं आपको बना के दिखाऊं, अगर यहां पर ये पॉइंट, ये बंगाल आप देख लीजिए, ये अवध देख लीजिए, ये मराठा देख लीजिए, तो अगर अवध को अंग्रेज ले लेते तो जाहिर सी बात है कि बंगाल तो था ही उनके अधिकार क्षेत्र में, धीरे धीरे अगर अवध को अपने अधिकार में लेते तो अंग्रेजों का साम्राज्य यहां तक आ जाता, और अब इनकी टकराहट किससे होती? मराठों से होती। ऐसे में फिर ये व्यापार बिजनेस में मन नहीं लगा पाते और इनको लड़ाई करनी पड़ती। तो अभी ये लड़ाई करना नहीं चाह रहे थे अंग्रेज, तो इसने क्या किया, अवध को स्वतंत्र ही रखा। ये इसको इन्होंने मध्यस्थ राज बना दिया, मध्यस्थ राज, इसी को बफर स्टेट भी कहते हैं, बफर स्टेट यानी कि मध्यस्थ राज्य। अब ये लड़ेंगे इनसे, और ये चाहता ही है अंग्रेज की ये कमजोर रहे, तो बफर स्टेट, इसी को मध्यस्थ राज्य बोला गया। ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर मध्यस्थ होगा, था होगा मध्यस्थ राज। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो अवध रहा, इसलिए इसको जो है पूर्णतया अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लिया गया। तो कहा जाता है कि इन सब संधियों को, एक इतिहासकार हैं गुलाम हुसैन, सियारुल मुतखैरिन के लेखक हैं, उन्होंने कहा कि इन संधियों को करने में अंग्रेजों को मतलब कि उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधा खरीदने में लगता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि पहुंचे और अपनी अपनी बात रख के फटाफट कहने को संधि था, तुमको ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है, और इस कार्य को जो है वहां पर इतनी आसानी से कर लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट को यहां पर आप एक बार लिख लीजिए कि जो बहुत जरूरी है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इस स्टेटमेंट को लिखिएगा कि इतिहासकार गुलाम हुसैन, इनकी पुस्तक का क्या नाम है भाई? सियारुल मुतखैरिन। सियारुल मुतखैरिन। इन्होंने कहा कि इस संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा। इस संधि
कि शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधा को खरीदने में लगता है। तो ये सब स्टेटमेंट हैं जो दिखाते हैं कि उस समय इन लोगों की क्या स्थिति थी। ठीक है, इसके बाद की कहानी आगे बढ़ती है और अब रॉबर्ट क्लाइव इन लोगों के साथ ऐसा कर चुका था। अब बंगाल की स्थिति आएगी और बंगाल में क्या करेगा रॉबर्ट क्लाइव? अब बंगाल में देखेंगे तो बंगाल में द्वैध शासन लागू करेगा। अब देखिए बंगाल में द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में द्वैध शासन। देखिए जो द्वैध शासन है इसका मतलब कि एक राज्य में दो शासक शासन करेंगे। विषय बदल जाएगा, कुछ सब्जेक्ट नवाब के अधिकार में और कुछ विषय आप देखिए कंपनी के नियंत्रण में रहेगा। लेकिन जब आप बंगाल में द्वैध शासन को देखेंगे तब आपको लगेगा कि मिला जुला करके सब कुछ कंपनी के पास है, बंगाल के पास, नवाब के पास कुछ नहीं है। नजमुद्दौला तो एक कठपुतली की भांति है। यानी कि एक को मिलेगा कर्तव्य और एक को मिलेगा अधिकार। अंग्रेजों को मिलेगा अधिकार और नजमुद्दौला को मिलेगा कर्तव्य। ये कहते हैं कि अधिकार विहीन कर्तव्य और एक को बोलेंगे कर्तव्य विहीन अधिकार। यानी कि एक को अधिकार दे दिया गया, सब अंग्रेजों के पास सब अधिकार आ जाएंगे और कर्तव्य कौन करेगा भाई? नवाब करेंगे। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसी चीज को अंतर करने के लिए यहां पर आप देखेंगे कि ये स्थिति बनी कि एक मैटर होगा दीवानी और दूसरा फौजदारी। दीवानी राजस्व, इससे संबंधित जितनी भी बातें होंगी सब किसके अधिकार में? कंपनी के अधिकार में। फौजदारी, इसी को निजामत भी कहते हैं। कई बार हमारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। निजामत यानी कि लड़ाई झगड़े, ठीक है, बिल्डिंग भवन निर्माण, ये सारी कार्य, प्रशासन, ये सारे कार्य कौन देखेगा? मतलब झगड़े लड़ाई झगड़े वाला बिल्डिंग भवन निर्माण कार्य समझ लीजिए कौन देखेगा? नवाब देखेंगे। और एक बात और भी है, नवाब अभी बालक है। नवाब कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता ऐसे। नवाब बालक है, उसको जानकारी नहीं है। इसके लिए नवाब को जो है एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना होगा जो मेच्योर हो, परिपक्व हो, परफेक्ट हो। तो नवाब उस व्यक्ति से सलाह लेगा। अब वो व्यक्ति होगा कौन? वह व्यक्ति अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त होगा। तो अंग्रेजों ने बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार बना दिया। तो हुआ क्या कि बंगाल में रजा खां को नायब सूबेदार बना दिया। कहा नजमुद्दौला से कि बेटा तुम छोटे हो अभी, तुम इनसे पूछना। और ये अंग्रेजों का चमचा था रजा खां। ठीक है, तो सोचिए दीवानी राजस्व कंपनी अपने पास ले ली, जो भी पैसे रुपए का हिसाब किताब था कंपनी अपने पास ले ली। फौजदारी निजामत के मामले, लड़ाई झगड़ों के मामले, बाकी शेष बचे हुए सारे मामले किसको दे दिए? सब दे दिए नवाब को। और नवाब से बोला कि तुमको किसी को दंड देना होगा तो सबसे पहले तुम रजा खां से पूछ लेना, वो जो बताएगा वही करना। और रजा खां किससे पूछेंगे? ताऊ से पूछेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो बंगाल में रही उसको ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपने चमचे बिहार में भी लगा दिए। बिहार में सिताब राय को अपना चमचा बनाया। इसके बाद उड़ीसा को छोड़ कैसे दिया जाए? उड़ीसा में राय दुर्लभ को अपना शिकार बनाया। तो ये सब राय दुर्लभ, सिताब राय, रजा खां, ये सब अंग्रेजों के क्या थे? चमचे थे। तो इस प्रकार की कहानी हुई। अब ड्यूअल शासन जो था उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, इस पर भी बात करना जरूरी है। तो द्वैध शासन के दुष्परिणाम, द्वैध शासन की
द्वैध शासन के दुष्परिणाम। देखिए, द्वैध शासन के दुष्परिणाम कई क्षेत्र में। नंबर 1, इससे हुआ क्या? प्रशासनिक शिथिलता आ गई। प्रशासनिक शिथिलता आई। शिथिलता आनी जरूरी है। जब चीजें ये हो जाएंगी तो जरूरी क्या हो ही जाएगा, शिथिलता। एक पॉइंट तो आप ये देखेंगे, व्यवधान हुआ। दूसरा, कृषि का ह्रास हुआ। चारों तरफ कृषि का ह्रास, चारों तरफ अधिक से अधिक पैसे कमाने की स्थिति बनती गई। और परिणाम ये हुआ कि कृषि का जब ह्रास हुआ तो इसका परिणाम हुआ कि 1770 में आप देखेंगे बंगाल में ऐसा अकाल फैला कि 1/3 जनता काल के गाल में समा गई। भुखमरी, त्राहिमाम। कहते हैं कि जब ये अकाल था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ये भी कई बार पूछा जाता है। अकाल के समय तो बंगाल का गवर्नर कर्टियर था, लिख लीजिएगा, कर्टियर। इसका कार्यकाल 1769 से 1772 तक था। तो इसी में 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था, जो डबल गवर्नमेंट का ही परिणाम था। ये स्थिति यहां पर बनी। आप देखेंगे उद्योग धंधों का जबरदस्त तरीके से विनाश हुआ। उद्योग धंधों का विनाश हुआ, उद्योग का विनाश हुआ। तो इस तरीके से आप देखेंगे डबल गवर्नमेंट का बड़ा बुरा परिणाम हुआ। और इस पर के.एम. पणिक्कर जैसे लोगों ने कहा कि ये डाकुओं का राज्य है। इस व्यवस्था को पर्सिवल स्पीयर जैसे लोगों ने कहा कि बेशर्मी और लूट का काल है। ये सब स्टेटमेंट दिया गया। मैं इस स्टेटमेंट को लिखना चाहूंगा, आप लिख लीजिएगा। के.एम. पणिक्कर ने क्या कहा? के.एम. पणिक्कर, इन्होंने कहा कि डाकुओं का राज्य, डाकुओं का राज्य। इसके अलावा पर्सिवल स्पीयर, इन्होंने कहा कि बेशर्मी और लूट का काल, बेशर्मी और लूट का काल। मतलब इस कदर अंग्रेजों ने बंगाल को लूटा, इस कदर अंग्रेजों ने बंगाल को लूटा कि वर्षों वर्षों तक बंगाल की स्थिति ऐसी रही कि वहां लोग भूखमरी से मरते रहे। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, एक बार प्रश्न आता है कि देखिए रॉबर्ट क्लाइव तो आगे चला जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कर्टियर के समय में ये स्थिति बनी और फिर आगे चल करके, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि 1772 ईस्वी में जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनता है, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो उसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। द्वैध शासन को समाप्त किया था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको बताऊंगा। 1772 में ड्यूअल गवर्नमेंट को किसने समाप्त किया था? तो आप देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 1765 में शुरू किया गया था और 1772 में समाप्त किया था। शुरू किया था क्लाइव ने और समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नोट कर लेना, वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। क्लाइव ने कुछ अच्छे कार्य भी किए। क्लाइव के अच्छे कार्य, क्लाइव के सुधार, जब क्लाइव था, क्लाइव के सुधार क्या क्या थे? क्लाइव जब यहाँ पर कंपनी का गवर्नर बना, अधिकारी था, तो जब क्लाइव निसंदेह आप देखेंगे तो वो क्लर्क से इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचा था। तो क्लाइव ने देखा कि उसके अपने जो अधिकारी हैं उनके अंदर भी लालच जबरदस्त आ गई है, वो कंपनी के साथ भी चीट कर रहे हैं। तो कई सारे अधिकारी ऐसे थे जो अपना पर्सनल व्यापार करते थे, उपहार लेते थे। तो क्लाइव ने कहा कि कोई भी अंग्रेजों पर ही पाबंदी लगाया कि कोई भी अंग्रेज उपहार नहीं लेगा, उपहार नहीं लेगा, पहला चीज। दूसरा, कोई भी अंग्रेज निजी व्यापार नहीं करेगा, निजी व्यापार नहीं करेगा। इसके लिए इसने, आप देखेंगे कि 1765 में एक सोसाइटी बनी थी जांच के लिए, चेक करने के लिए, सोसाइटी फॉर ट्रेड। कई बार पूछा जाता है, सोसाइटी फॉर ट्रेड। इसके अलावा आप देखेंगे कि
1766 ईस्वी में इसने एक काम एक और अच्छा किया। 1766 ईस्वी में दोहरा भत्ता बंद करा दिया। दोहरा भत्ता बंद कराया अंग्रेजों का ही, मतलब जो अंग्रेज मतलब यहाँ पर अगर ड्यूटी कर रहे हैं और फिर इसके बाद दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको मिलता था, यहाँ का भी मिलता था। ऐसे में इसने 1766 में दोहरा भत्ता बंद करा दिया। सिर्फ दोहरा भत्ता किसको मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो लोग बंगाल बिहार की सीमा पर जो है तैनात रहेंगे। तो बंगाल बिहार की सीमा पर तैनात अंग्रेज, तैनात अधिकारी। कहा जाता है कि इसी वजह से आप देखेंगे कि श्वेत विद्रोह हुआ था, जब इतने सारे दबाव बनाएगा क्लाइव उन अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर जो ऐसे चाटुकार हो गए थे। तो परिणाम ये हुआ कि इसी का परिणाम ये हुआ कि आपस में ही विद्रोह हो गए थे। और उस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है भाई, श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो श्वेत विद्रोह हुए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। श्वेत विद्रोह क्या है, अब आप इस बात को समझ गए होंगे। तो मुंगेर और इलाहाबाद में श्वेत विद्रोह हुआ, परिणाम श्वेत विद्रोह। और श्वेत विद्रोह कहां पर हुआ, मुंगेर प्लस इलाहाबाद। तो अंग्रेजों ने किया। तो ये कुछ बातें थी। देखिए थोड़ा सा होता क्या है कि क्लास में कसी हुई क्लास होनी चाहिए। हम अनावश्यक बात पहले भी बता चुके थे कि नहीं करेंगे, और हम लोग टू दी पॉइंट बात करेंगे, जो कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और परफेक्ट होगा। तो कई सारे छोटे छोटे फैक्ट कहानियों के माध्यम से और इन सब की चीज़ों के माध्यम से आपके बीच में आया। आप लगातार अपने नोट्स को बनाते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए। टेस्ट सीरीज जो भी आपके लिए किया जा रहा है, अगर आप वाकई में इत्मीनान से विचार करेंगे तो आपके लिए संस्था बहुत बेहतर करने का प्रयास कर रही है। आपके टेस्ट भी होते हैं, यूपी पीसीएस का जो टेस्ट चल रहा है वो भी आप दे रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी। इसके बाद अलग से जो है हमारी टीम टेस्ट बना रही है। अभी एडवेंट ऑफ यूरोपियन पर टेस्ट हुआ है, फिर इसके बाद अगला टेस्ट बन रहा है नेटिव स्टेट बंगाल पर, और भी ऐसे क्षेत्रीय राज्य। तो इन सब पर थोड़ी सी मेहनत करिए और लगे रहिए ताकि बेहतर परिणाम निकल करके आए। तो कल नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो वंस अगेन अपने सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।